मिशन शुरू किया कि इस सोच को बदलना है। जो बच्चे चपरासी बनना चाहते हैं, सिपाही बनना चाहते हैं, वहां धूप में दौड़ रहे हैं, सारा सारा दिन वहां हाईवे पे दौड़ते मुजफ्फरनगर में। अरे क्यों दौड़ रहे हो? वे सिपाही में भर्ती होना है, पुलिस में, यूपी पुलिस में या दिल्ली पुलिस में। इतनी मेहनत तुम यहाँ कर रहे हो, इतनी मेहनत दिमाग से पढ़ाई की करो, तुम आईएएस अफसर बन जाओगे या तुम बैंक में अफसर बन जाओगे, इंजीनियर बनो, कुछ भी करो, सोच ही नहीं है। तो ये सोच बदलने चली हूं मैं। हमने अपने व्यक्तिगत प्रयास से बच्चों की सोच बदलने के लिए सिविल सेवा की फ्री कोचिंग भी लगाई। वो दूसरी बात है कि पिछले 1-2 महीने से वो डिस्टर्ब है, लेकिन मैं उसको फिर से शुरू करूंगी। मेरे पास यदि जुगाड़ हुआ, मेरे पास संसाधन हुआ, तो मैं अपने बच्चों के लिए फ्री कोचिंग अकेडमी बनाऊंगी। ट्यूशन नहीं, सिर्फ उनकी सोच बदलने के लिए। उनके बेसिक्स, उनके फंडामेंटल्स हम क्लियर करेंगे। ये बेसिक्स है एनसीईआरटी की, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की जो किताबें होती हैं, वो ज्ञान का भंडार है। उसका एक एक शब्द के ऊपर एक एक बहुत बड़े बड़े रिसर्च हो सकते हैं, इतने उसमें ज्ञान है। बस उसको पढ़ना है। उसको पढ़ने के बाद 2-3 किताबें और पढ़नी है, बेसिक। उसके बाद अपने माइंड की एनालिटिकल कैपेसिटी के साथ एग्जाम देना है। क्योंकि सिविल सर्विस की कोचिंग, सिविल सर्विस की जो एग्जाम है, वो किसी भी व्यक्ति के ज्ञान की परीक्षा नहीं है, वो उस व्यक्ति की एनालाइजिंग कैपेसिटी की, तर्क शक्ति की परीक्षा है। तर्क शक्ति यदि आप में है, यदि आप गलत होते हुए भी अपनी बात को मनवा सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, तो कोई ताकत नहीं है जो आपको इस देश या इस विश्व पर राज करने से रोक सके। लेकिन हमारी सोच ही नहीं है, हमें सोच पैदा करनी है। इतनी बड़ी ताकत हमारे पास है। आज अगर हम चाहें तो इस देश में क्या विश्व में क्रांति ला सकते हैं। लेकिन हमें सबसे पहले चिंता होती है कि हमें घर जाना है। किसी कल परसों एक प्रोग्राम में थी, तो लड़की बहुत अच्छा बोल रही थी मेरे से। मैंने बोला आना मेरे प्रोग्राम में, क्योंकि मैं कैसे आऊंगी, मेरा छोटा बच्चा है। तो मैंने कहा ठीक है मत आना। वो नहीं आई। छोटे बच्चे सबके होते हैं, मेरे भी थे छोटे, लेकिन आज इतने बड़े हो गए कि उनको मेरी जरूरत नहीं है। लेकिन यदि उस समय मैं अपने आप को रोक लेती, तो मैं आज सिर्फ एक घर की माँ होती और पत्नी बन के रह जाती हूँ। तो हमें अपने पूरे जीवन को एक विहंगम तरीके से, जैसे एक बाज ऊपर पेड़ के ऊपर या माउंटेन के ऊपर बैठ के देखता है, ईगल ऊपर से देखता है, तो उसको पूरी दृष्टि, पूरी सृष्टि 360 डिग्री के ऊपर दिखाई पड़ती है, उसको सब दिखाई पड़ता है। हमें वहां बैठकर देखना है कि हमारा जीवन आज के महज 1-2-3 साल का नहीं है, या हमारा जीवन जीविका का दूसरा नाम नहीं है। हमारा जीवन है ये पूरा समाज, ये पूरा विश्व, इसमें हम आए हैं। हमें यहाँ पर लेकर जाना है। हमें यहाँ से कंज्यूमर बन के नहीं जाना है। हमें सिर्फ ये नहीं करना है कि हम आए, हमने यहाँ पे नौकरी की, कुछ पैसा जोड़ा, खाए पिए, वोट डाला इधर उधर और चले गए, और फिर हम ही पिटते रहे। ऐसा नहीं करना है। बदलाव लाना है, स्थायी बदलाव लाना है। स्थायी बदलाव लाने के लिए हमें जरूरी है आज से ही अपने अंदर को बड़ा करना, अपने आप को देने वाला बनाना, कि हम देना चाहते हैं इस देश को, इस समाज को हमें देना है, जैसे बाबा साहब ने दिया, जैसे घर घर जाकर मान्यवर काशीराम साहब ने जोड़ा। उन्होंने सिर्फ एक किताब पढ़ी थी बाबा साहब की, सिर्फ एक। उस एक किताब को पढ़ने के बाद उनके व्यक्तित्व में इतना बदलाव आया। हम तो 21 वांग में पढ़ के रोज कहते हैं मैंने 21 वांग में पढ़े, मैंने 21 वांग में पढ़े। क्या हुआ पढ़ने का? जगह जगह हम बाबा साहब के जीवन की घटनाओं के साथ, डेट और तिथि के साथ, सन के साथ जोड़ जोड़ के बताते हैं। क्या हुआ? बोलने वाले बहुत ऐसे ऐसे मंच पे वक्ता मिलेंगे, सारा सारा दिन बुलवा लो उनसे, बाथरूम भी नहीं जाते, फिर क्या, बात खत्म वहीं की वहीं। तो सारी रात पीसा और झाड़ू में सकेरा, ये हमारे समाज की स्थिति है। इस स्थिति को यदि बदलना चाहते हो तो आज से ही ये संकल्प लेकर जाओ कि हम इस देश में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर ही दम लेंगे। वो कैसे होगी ये आप जानते हैं। राष्ट्रीय अधिवेशन है, आप लोग दूर दराज से आए, बहुत सभी राज्यों की उपस्थिति राष्ट्रीय अधिवेशन में रही।
बहुत सारे सामाजिक संगठनों की उपस्थिति भी रही और इस उपस्थिति को हमने आज की गतिविधि, सामाजिक गतिविधि में दर्ज कराया है। ये हमारी उपस्थिति दर्ज हुई है। मैंने कहा ना, एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जो यहाँ गतिविधि हुई है ये दर्ज हुई है कि हम अब शांत बैठकर अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हम लोग संघर्ष करेंगे, हम लोग अपनी गतिविधि से अपने सारे समाज को जोड़ेंगे। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आप लोगों को बोलना है। ये आप लोगों को, हर व्यक्ति को संकल्प लेकर बोलना है कि मैं शांत रहकर अपने ऊपर, अपने परिवार, अपने समाज के ऊपर हो रहे अत्याचारों को अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्यों मंदिर में भेजते हो? धर्म की उपासना आपका व्यक्तिगत क्षेत्र है। बाबा साहब भी धर्म के नाम पर धर्म की उपासना का उन्होंने हमें समान अधिकार दिया, मौलिक अधिकार दिया। लेकिन जिस धर्म को आप मानते हैं वो धर्म है संविधान का धर्म होना चाहिए। संविधान में जितने भी प्रावधान हैं उनके एक एक प्रावधान का घर में पाठ करो। अपने बच्चों को बचपन से ही संविधान पढ़ाना सिखाओ, पढ़ाओ। चौक पे, गांव में, मोहल्ले में, कहीं पर भी एक हफ्ते में एक मीटिंग लगाओ। आपको कोई खर्च नहीं करना है कि आपने वहां पे बैनर लगाना है, कि माइक लगाना है, कि वहां पे बच्चों को, वो लोगों को चाय पानी देना है। आप मोहल्ले में एक दिन बैठो, अपने समाज के लोगों के साथ चर्चा करो। जितने भी लोग अपने आसपास हैं, वैसे तो हम सबका नाम पता जानते हैं, लेकिन कौन किस मानसिक कष्ट से गुजर रहा है उसका हमें पता ही नहीं होता है। समझो उसकी क्या आर्थिक स्थिति है। मैं यहाँ से जब ऑफिस से घर जाती हूँ तो अशोक बंगला साहिब गुरुद्वारा है अशोक रोड पर, क्या जबरदस्त भवन है, संगमरमर से बना हुआ है। पूरी तरह रात में निकलती हो तो लाइट जली होती है। वहाँ कम से कम 2-3 हजार आदमी हर समय आता जाता दिखता रहता है, वहाँ पे घूमता रहता है। देख के बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बुरा भी लगता है। क्यों? क्योंकि एक ये भी अपना भवन है, यहाँ धूल के बगुले उड़ रहे हैं। कितना बुरा लगता है। ये बाबा साहब की निजी संपत्ति है, ये बाबा साहब का जीवन भर का कमाई है जो उन्होंने समाज के नाम भेंट की। दिल्ली शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन बनाई, अम्बेडकर भवन बनाया। आज देखो, हम लोगों को जन्म से डूब के मर जाना चाहिए कि हम एक उनकी छोटी सी हेरिटेज को नहीं संभाल सके। अब मैं वहां जाती हूँ तो देखती हूँ कि लगातार वहां कपड़े से दीवारें साफ की जाती है, सफेद कपड़े से। और अब समाज इतना संपन्न है, क्यों? क्योंकि वो जागरूक है, वो लोग संगठित हैं, वो लोग हमारी तरह अपने आप को गिरा पड़ा हुआ नहीं समझते। हम लोग गिरा पड़ा हुआ समझते, किसी को मतलब ही नहीं है। ये भी एक अम्बेडकर भवन है, बाबा साहब की निजी संपत्ति है, इसका आज क्या हश्र हो रहा है और आगे क्या होने वाला है, कितने दिन तक चलेगा ये इस हालात में। वो जर्जर भवन है, वो चूहे, स्मेल आ रही है, उसमें चूहे पड़े हुए हैं। वहां पे बाथरूम यूज नहीं कर सकते और जो बचेंगे वहां तोड़ के डाल दिए कल। ये दुर्गति है, ये सोच है। कोई आगे बढ़ना भी चाहे तो उसको रोका जाता है। कभी उसे आरएसएस का एजेंट बता देते हैं, कभी भाजपा के लिए काम करती है बता देते हैं, कभी फलाना करती है, कभी ठिकाना करती है। अरे भाजपा के लिए काम करना, कोई भाजपा या आरएसएस कौन सी ऐसी महान चीज है या हुआ है? वो कौन सा डर होता है? चपके का डर, क्या जो कहानी थी हमने, हाँ, तो वो डर बैठा दिया। किसी ने देखा है आरएसएस क्या है? हमने तो नहीं देखा। सिर्फ सोच है, उस सोच को बदलो। हमारे पास भी एक बीएसएस हो सकता है। 125 साल पुराना उनका जो संगठन है, क्या हुआ? 125 साल में क्या आप बीएसएस को आरएसएस से बड़ा संगठन नहीं बना सकते? बना सकते हैं, बनाना है, बिल्कुल बनाना है। हर व्यक्ति को जोड़ो संगठन की विचारधारा से, बाबा साहब की विचारधारा से, मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा से, हमारे सभी संत महापुरुषों की विचारधारा से, संविधान की विचारधारा से जोड़ो। अपने लिए काम करना है, अपने बच्चों के लिए, अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए काम करना है। हमें वर्कमैनशिप नहीं डेवलप करनी, हमें चपरासी, क्लर्क, सिपाही नहीं पैदा करने। हमें इस देश की जो भूमि है उस पर कब्जा करना है, भूमि पर कब्जा करना है, भूमि के मालिक बनना है हमें।
हैं, मेरे 6 घंटे हैं, मैं क्या करूं? कैसे अपने 6 घंटे का इस्तेमाल करूं? आज हो सकता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, धन संसाधन नहीं, लेकिन हो सकता है कि मैं 2-4 लोगों से नेटवर्किंग करके कोई ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकता हूँ, कोई ऐसा संघर्ष कर सकता हूँ, किसी से हम सरकार से हम लोन ले सकते हैं। लेकिन सोच ही नहीं है। सोच बनाओ। हम लोग डरते हैं कि रिस्क कैसे लूं, लेकिन मैं बता दूं, जिसका जितना बड़ा रिस्क होगा, बिजनेसमैन रिस्क लेके व्यापार करता है। लोग बैठे हुए हैं बिजनेस के लोग यहाँ पे, रिस्क लेके व्यापार करता है। जिसका जितना ज्यादा रिस्क है उसका उतना ज्यादा बड़ा प्रॉफिट होता है। तो अपने रिस्क को बढ़ाओ। मैं भी आप रिस्क लेके आपके सामने बोल रही हूँ, मुझे खुद याद नहीं मैंने अभी तक क्या बोला। एक रो में बहती जा रही हूँ, बोलती चली जा रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं रिस्क लेके अपने समाज को के प्रॉफिट को बढ़ाना चाहती हूँ, और वो होगा, जरूर होगा। क्यों? क्योंकि मैं निस्वार्थ काम कर रही हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि जिस तरह से उनके अन्याय और अत्याचार का एक्शन हुआ, तो अब रिएक्शन होना जरूरी है। तो वो रिएक्शन हमें करना है। एक नारा मैंने दिया है, हर घर को भेदकर घर घर में अंबेडकर। बड़ा ही क्रांतिकारी नारा है। किसी ने कहा भेदने की क्या जरूरत है, हर घर को भेदकर घर घर में अंबेडकर। बड़ा नेगेटिव सा लगता है। मैंने कहा नेगेटिव बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल 100% पॉजिटिव है। हर घर को भेदने की जरूरत है। बहुत दिन हो गए पड़े पड़े पद दलित बने हुए, हम बर्दाश्त करते रहे। क्या निकला? ये मिला कि अम्बेडकरवादी विचारधारा को हम 6-6 घंटे मंचों पर बयान करते रहे। विचारधारा को फेंक कर घरों में पहुंचाना है। घर चाहे किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के व्यक्ति का हो, हर घर में हमें अम्बेडकर के विचार को पहुंचाना है, अम्बेडकर की भावना को पहुंचाना है। उन्होंने बना दिया दलितों का नेता, दलितों का मसीहा। हमने बना दिया क्योंकि हमारे लिए काम किया था। आज तक तो कोई बोला नहीं। अब एक पिछले 125वीं जयंती के नाम पे जी अम्बेडकर हो रहा है कि अम्बेडकर ना होते तो मैं प्रधानमंत्री नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है। अम्बेडकर ने सबके लिए काम किया, तो बाकी के लोगों को आप क्यों छोड़ रहे हो? उनके लिए भी काम करो। उनके लिए भी काम करना जरूरी है। हर व्यक्ति के लिए रोजगार कहते बहुत रोजगार मिले, मुझे तो दिखता नहीं रोजगार मिले हुए। हमारे समाज के लोगों के पास ही रोजगार की कमी है। मेरे फेसबुक पेज पर रोज लोग लिखते रहते हैं क्या मुझे रोजगार दिला दो, मेरी नौकरी लगवा दो। तो मेरे हाथ में यदि नौकरी हो तो मैं लगवा दूं, लेकिन मैं इस लायक काम तो कर सकती हूँ कि मैं अगर सब लोगों को साथ लेकर चलूं तो हम अपनी नौकरी, अपने रोजगार, अपने आर्थिक संपत्ति, अपने आर्थिक सुधार के लिए हम काम कर सकते हैं। मिलके हम कर सकते हैं काम। यहां से जाकर भूल मत जाना, ये मत सोचना बहुत अच्छा प्रोग्राम था, 2 दिन रहे, बहुत बढ़िया टेंट लगा था, बहुत बढ़िया रहा। बहुत सारे लोग बोलने आए, किसी ने तेलुगु में बोला, किसी ने उड़िया में बोला, किसी ने गुजराती में बोला। सभी लोग बोले, किसी ने इंग्लिश में भी बोला, और हमने नोट भी किया, हमने ताली बजाई, जय भीम के नारे लगाए। नहीं, मैं ये चाहती हूँ, मुझे ये सुनने में आ रहा है और मेरे सामने ये नमूना भी है कि दिल्ली के लोग सबसे स्वार्थी होते हैं। मैं भी दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली की हूँ, लेकिन मैं स्वार्थी नहीं हूँ। तो मैं इस सोच को बदलना चाहती हूँ कि दिल्ली के लोग स्वार्थी होते हैं। मैं ये सोच बदलना चाहती हूँ कि दिल्ली के लोग स्वार्थी नहीं होते। इस सोच को बदलने में आपको मेरा योगदान देना पड़ेगा, मेरा सहयोग देना पड़ेगा। जब मैं यहाँ से जाऊं, मैं सुबह से शाम तक नौकरी करने के बावजूद भी कम से कम 200 से 250 नए लोगों से रोज मिलती हूँ। नए लोगों से समाज उमड़ा पड़ रहा है। हर किसी को चाहिए कि संगठित हो, लेकिन कौन सा पेच नहीं है जिसके कारण गाड़ी चल नहीं पा रही? कौन सी कमी है जिसके कारण हम सब लोग व्यवस्था को आगे नहीं खींच पा रहे? सब कुछ है, संगठन भी है, सोच भी है, विचार
बहुजन समाज पार्टी की बात नहीं मैं कह रही, बहुजन समाज के एमपी बने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विधानसभाओं में पहुंचे, लेकिन वो मिशन कहाँ भटक गया, कहाँ छूट गया, ऐसा क्यों हुआ? मैं मानती हूँ एक बात कि सदियों का भूखा जब खाना आता है तो बहुत सारा खाता है, बहुत सारा खाता है, इतना बड़ा पेट कर लेता है खा खा के, लेकिन इतना भी नहीं खाना चाहिए कि समाज बिक जाए। और वो जिन्होंने ना बिकने वाला समाज बनाने की बात की थी, उनकी आत्मा खून के आंसू रोए। आज मिशन बिल्कुल ध्वस्त हो गया। शर्मनाक स्थिति है ये हमारे खुद के लिए कि हमने अपने अंदर ही ब्राह्मणवाद को जन्म दे दिया। जिस ब्राह्मणवाद के शिकार हम हजारों साल रहे, हम खुद आपस में ब्राह्मणवादी बन गए। हमारी सोच ऐसी हो गई कि यदि मैं आगे बढ़ जाऊं तो वो आगे ना बढ़ जाए, वो आगे ना बढ़ जाए, नहीं बढ़ूं, मैं ही आगे बढ़ूं। बाबा साहब संगठित होने की बात करते थे, यहाँ पे हम एक वोट और करोड़ों नोटों की बात करते हैं। क्यों? एक वोट और एक नोट से काम नहीं चल रहा था क्या? चल रहा था। उस समय बने थे ना, एमपी भी बने थे, एमएलए भी बने थे, लेकिन अगर थोड़ा और विहंगम दृष्टि से देखा होता, पर्वत की चोटी पर बैठे हुए बाज की तरह देखा होता, इस समाज को कुछ देने के लिए सोचा होता, तो फिर समझ में आता कि बहुत सारे लोग हैं जो कीड़े मकोड़ों की तरह जी रहे हैं, जिन्होंने एक नोट दिया, एक वोट दिया और आपको सत्ता पर बैठाया। और हमने उनके लिए क्या किया? नेता को देना आना चाहिए, लेना नहीं। सबसे ज्यादा देना सीखना जरूरी है। जो व्यक्ति सिर्फ लेता है वो नेता नहीं हो सकता, वो कंज्यूमर है। इस कंज्यूमर बनने की टेंडेंसी को हमें छोड़ना होगा। हमें लेना नहीं है, हमें देना है। आज से दाता बनो। जो दाता है वही नेतृत्व की पदवी संभाल सकता है, वही नेतृत्व की मशाल लेकर चल सकता है। एक वोट और करोड़ नोट वाला कभी नेता नहीं बन सकता। और ये इस समाज ने, इस व्यवस्था ने सिद्ध करके दिया है। मैं कोई ऊपर से बात नहीं कर रही हूं, आप लोगों के सामने सिद्ध करके दिया गया है। ये बात आपके सबके सामने है। नहीं तो एमपी वाली पार्टी आज 20 राज्यों में सरकार बना के ना बैठी होती, केंद्र समेत। क्यों? क्योंकि उन लोगों के अंदर संगठन है। बड़ी सोच विचार के समीकरणों के साथ उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे और हर जगह जीत के आए। और हम आज भी ईवीएम का रोना रो रहे हैं कि मेरे ईवीएम में खराबी थी। तो ईवीएम में क्या एक ही जगह खराबी होती है? जब केजरीवाल की सरकार आई 70 में से 67 आए, जब तो ईवीएम सही थे, जब तो कोई नहीं बोला कि ईवीएम में खराबी है। अगर थी भी तो अपने आप को बनाओ इस लायक कि दूसरे लोग कहें हाय ये जीत गया, ईवीएम में खराबी थी। अरे करो तो सही, ऐसा करो ना, ऐसा सरकारें बनाओ इस देश में। दूसरों को रोने दो, अरे ईवीएम खराब हो गया। हम क्यों रोए ईवीएम के नाम पे? हमारे कर्म है जो हमें रोने को मजबूर कर रहे हैं। हमारे कर्म है जिसके कारण हम लोग आज स्थिति में मुंह छुपा के पड़े हैं। एक भी प्रवक्ता नहीं है, एक भी बोलने वाला नहीं है, एक भी बात का विरोध करने वाला नहीं है। वहां सामाजिक तौर पर अपमान हो रहा है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। हम अपमानित होते रहे और हम सामाजिक का रोना रोते रहे, डरते रहे कि मैं सामाजिक, मैं राजनीतिक काम तो कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं सरकारी कर्मचारी हूं, इसलिए नहीं कर सकता। मत करो, खाते रहो डरते। ब्राह्मणवाद को हमने जन्म दिया, पहले ब्राह्मणवाद ने हमें मारा, फिर हमने अपने अंदर ब्राह्मणवाद को पैदा कर लिया। और सबसे बड़े शिकार हम हैं उस ब्राह्मणवाद के, क्योंकि हमने आपस में ही एक दूसरे के साथ ब्राह्मणवाद करना शुरू कर दिया। बस मैं आगे बढ़ जाऊं, औरों को बढ़ने ही मत दूं। क्यों? क्योंकि कोई मेरे से ज्यादा योग्य आ गया तो मेरी जो है सत्ता वो खत्म कर देगा। सत्ता जो एक बार चीज, वात्स्यकी का सिद्धांत फिर से कहती हूँ कि एक उत्कर्ष का पतन जरूर होता है। दिल की धड़कन भी ऐसे जाती है ऊपर और फिर नीचे आती है। जितना ज्यादा ऊपर जाती है उतना ही नीचे आती है। बराबर
करानी चाहिए, नहीं तो दिल का दौरा पड़ जाता है और समतल लकीर हो जाती है, जिसको डेथ कहते हैं। सब जानते हैं आज ये समतल लकीर हो गई, ये डेथ है। बड़ा दुख होता है, इसको बदलो। हमेशा उत्कर्ष होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, आगे ऊंचा। ग्राफ में भी ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, नीचे आता है। और हम लोग वैसे ही बैठे हुए। सामाजिक संगठन है, सामाजिक संगठन है। मैं तो, मेरे को तो राजनीति नहीं करनी, मुझे तो डर लगता है। वैसे दिल में इच्छा होती है कि राजनीति करनी है, जहां मर्जी यहाँ से वहां टिकट का जुगाड़ करते रहते, करोड़ 2 करोड़ इकट्ठे हो जाते, टिकट ले आते हैं जाके, फिर हार के बैठ जाते हैं। दिल में इच्छा है, लेकिन खुल के काम करो ना, अगर करना ही है तो। और करना है तो फिर पूरा करो। आधा अधूरा करने का क्या मतलब है? पूरा काम करो। कोई भी काम शुरू करो तो उसको उसके अंजाम तक जरूर पहुंचाओ। आज समय आ गया है सबसे पहले तो अपना संकल्प लेने का कि मैं इस देश में काम करने आया हूं। इस दुनिया में, इस सृष्टि में मेरा जन्म अपने परिवेश को, अपनी व्यवस्था को, अपने समाज को देने के लिए हुआ है। मुझे बदलाव यहां लाना है। मैं परिवर्तन चाहता हूं और परिवर्तन के नाम पर यदि मेरा एक भी योगदान होता है तो मेरे लायक जो भी है मैं करूंगा। यथाशक्ति, यथासंभव मैं परिवर्तन लाकर ही रहूंगा। इतने परिवर्तन लाओ। प्रीता जी राजनीति में आओ, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रीता जी राजनीति में आओ, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रीता जी राजनीति में आओ, हम तुम्हारे साथ हैं। राजनीति में आओ, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुद्दा ये है, कोई नहीं। मुद्दा ये है कि राजनीति बुरी चीज नहीं है, राजनीति करने वाले बुरे हैं। इस देश में जिस तरह के लोगों ने राजनीति की है, जिस तरह के, उन्होंने राजनीति को कोई गलीज, घृणित चीज बना दिया। जो बिल्कुल ही नाकारा, निकम्मे, नालायक लोग होते हैं वो राजनीति करते हैं। ये आज तक का नियम है। इसको यदि आपको बदलना है तो उसके लिए जरूरी है कि निडर होकर, आत्मविश्वास के साथ ये सिद्ध करो कि राजनीति बुरी चीज नहीं है, राजनीति करने वाले लोग बुरे होते हैं। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि सबसे पहले पद आते ही अपने घर भरने की तैयारी, इसको लगा दो, उसको लगा दो, यहाँ जमीन खरीदो, यहाँ बिल्डिंग खरीदो, यहाँ कोठी खरीदो, इतने जगह क्या वो टेंडर ले लो, ये कर लो, वो कर लो, बिजनेस शुरू कर दो। तो कम से कम 7 पुश्तों का इंतजाम तो कर लो। मुझे ये बताओ कि कुदरत का नियम है, हर व्यक्ति को अपनी योग्यता को निखारने के लिए कुदरत पूरा का पूरा समय देती है, पूरा अवसर देती है। मैं अपने आप को योग्य समझती हूँ, मैंने अपने लिए किया। मैं अपनी अगली 7 पुश्तों के लिए भी इंतजाम करना चाहती हूँ। इसका मतलब मैं अपनी आने वाली 7 पुश्तों की योग्यता में विश्वास नहीं रखती, तभी तो मैं अपनी 7 पुश्तों का इंतजाम करना चाहती हूँ। तभी तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरे बेटे नालायक निकम्मे निकल जाएंगे, उनके बेटे नालायक निकम्मे निकल जाएंगे, तो आज ही जोड़ के रख ले सारा। और फिर वो उस पैसे का क्या करे, क्या ना करे, उसको देखने के लिए भी मैं जिंदा नहीं रहूं। तो फिर क्या फायदा ऐसे पैसे को जोड़ने का, ऐसे धन संग्रह का फायदा क्या? अब धन संग्रह की बात से फिर एक बात याद आ गई कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अब बुरा बेटा होगा तो वो पैसे का बर्बादी करेगा, और अच्छा बेटा होगा तो कमा कमा के राख खुद ही बढ़ाएगा। तो फिर किस बात का लालच? ये लालच है, ये लोभ है जो हमारे समाज को ले बैठा है। बुरी चीज नहीं है, राजनीति करने वाले बुरे थे, उस स्थिति को बदलना है। आप सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत का शो, आप बदलाव कुछ नहीं करते, सिर्फ मेहनत करके जीविका कमाकर पूरा कर लेते हैं। अपनी मेहनत को इस तरीके से करो, इतने प्लान्ड और ऑर्गेनाइज तरीके से मेहनत करो कि समाज में बदलाव
मन में जो खुशी आती है कि मैंने कुछ बदलाव किया, मैंने अपने समाज को खुशी दी, कुछ दिया, वो सुख किसी पैसे से, किसी अच्छी से अच्छी, किसी भी भौतिक वस्तु से नहीं खरीदा जा सकता। वो जो सुख है उसका अलौकिक अनूठा अनुभव है। जो सोच है राजनीति की, उसको बदलना जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ सामाजिक करते करते काम नहीं चलेगा। सामाजिक और राजनीतिक एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैंने अभी दिल की धड़कन की बात की थी, ऊपर जाती है तो नीचे भी जाती है, सिर्फ ऊपर ही ऊपर नहीं जाएगी तो नीचे भी जाएगी। अगर हम सामाजिक काम कर रहे हैं तो हमें उसको मजबूत करने के लिए अपनी राजनीतिक सत्ता को भी मजबूत करना पड़ेगा। दूसरों की विचारधारा के कायल होने से पहले हमें अपनी विचारधारा को उनसे मनवाना पड़ेगा। आज बाबा साहब की विचारधारा को मनवाने का समय आ गया है। आज बाबा साहब की विचारधारा को मनवाने का समय आ गया है। अब इतना नहीं होना चाहिए कि कोई भी आए। अभी वो कौन अभी जेएनयू में जो डेथ हुई है, जिसके बाद भाई ने शिमी बाबू का भी उस दिन मेरे पास कई बार फोन आया कि एम्स में आप बोलो कि बाहर से फॉरेंसिक टीम भेजा ऑटोप्सी के लिए। तो मैंने भी कोशिश की, मैंने भी 3-4 जगह फ़ोन किया। मैंने कहा राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से हम भेजते हैं, और एम्स के डॉक्टर्स को भी उनसे मिलवाया मैंने। लेकिन इसी दौरान, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे शिमी बाबूजी से जानकारी ये मिली कि उस व्यक्ति के जिसने वहाँ पे जिसका जीवन खत्म हुआ था, उसके परिवार वालों को तमिलनाडु सरकार ने कोई 3-1 लाख रुपए दे दिए और उन्होंने ऑटोप्सी से मना कर दिया। तो खुद शिमी बाबूजी बहुत दुखी थे इस बात से, कह रहे मुझे बहुत बुरा लग रहा है, हम लोग वहाँ सुबह से खड़े हैं और हम संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ तक कि इतना विरोध किया गया था कि मीडिया वहाँ पहुँच गया था, नेशनल मीडिया, और नेशनल मीडिया पर ये बात आने लग गई थी। लेकिन 4-5 बजते बजते सारी स्थिति जो है रवा कर दी गई, खत्म कर दी गई और मुद्दा वहीं दबा दिया गया। तो इशू ये है कि कोई भी ऐसी स्थिति आती है तो हमारे समाज की इतनी छोटी सोच है कि वो बिक जाते हैं। कैसे बिक जाते हैं? जिस समाज को ना बिकने वाला समाज मान्यवर काशीराम साहब बनाना चाहते थे, वही समाज आज इस तरह की घटनाओं के सामने स्पष्ट हो जाता है कि हम बिक जाते हैं। एक घटना मेरे साथ भी हुई थी, चुड़ियाला करके गांव है मेरठ में। वहाँ पे एक लड़की का रेप हो गया था, दलित समाज की। उसका भाई था अपाहिज। तो मुझे जानकारी मिली कि ऐसे ऐसे हुआ, तो हमने फोन किए, नहीं माने तो हमने जो है गए, जाके हमने FIR कराई। मैं खुद गई थी, FIR कराई। और मैं एक बार और गई, 2 बार गई मैं जाके। मैंने वहाँ पे हुआ SO और सब आए वहाँ पे, CO जाटव थे वो लोग, आके बड़े सैल्यूट वगैरह मार रहे थे। मैंने कहा गिरफ्तारी करके दो, उन्होंने मेरे कहने से गिरफ्तारी भी करके दी। सारी बात हुई। अगले दिन कोर्ट, 2-3 दिन के बाद कोर्ट में भी बात चली। और मुझ पर क्या जानकारी आती है कि लड़की का अपाहिज भाई था, उसने 15 के जाने 25,000 रुपये में मामला खत्म कर दिया। तो मेरे को इतना बुरा लगा कि मैंने ये कहा कि ये समाज हमारा इतना निकम्मा है कि अगर इस परिवार को 15-25 हजार की जरूरत थी तो वहां से कम हम पे जानकारी आ जाती, हम करके दे देते। पर मान सम्मान को 15 और 25 हजार में बेच दिया और कोई कुछ नहीं बोला। और ये घटनाएं रोज घटती हैं। मेरठ में हाईवे पे एक और गांव था, वहां भी मैं गई थी। माँ बेटी थी, बेचारी घूंघट में ऐसी बेचारी से पड़ी थी। मैंने क्या हुआ था? हाईवे पर जाटों ने दंगा करके घुमाया था उनको, हाईवे पर। फिर क्या हुआ था? उन्हीं के घर वाले ने पैसे ले लिए, 50-1 हजार रुपए, और छोड़ दिया मामला कि हमें केस नहीं करना। इज्जत किसकी गई? 50 हजार में इज्जत गई, खरीद ली गई या जो भी हुई। और वो औरतें बेचारी शर्म से पानी घूंघट में। बहुत बुरा लगा, बहुत दुख हुआ। तो ये बिकने वाला समाज है। चाहे वो रेप के नाम पे बिक रहा है, चाहे वो नंगे होके वहां पे बिक रहा है, चाहे वोट देने का टाइम बिक रहा है बस। शर्म आनी चाहिए। यहाँ तो ये बिक रहे हैं और बड़े बड़े लोग वहां बिक रहे हैं।
लालच के नाम पे। हमें बिकना नहीं है, हमें खरीदना है। हमें खरीदना है इस देश में उस सोच को खरीदना है जिन्होंने हमारा अपमान किया सदियों, जिन्होंने हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे लोगों के साथ जानवर से भी बदतर बर्ताव किया। आज उसी सोच को हमें खरीदना है। हम इस देश के कभी मालिक होते थे, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता में जाइए, हम ही थे इस देश के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, असली मालिक। कुछ लोग बाहर से आए, यहाँ बसे, ठीक है, कोई बात नहीं है। कुदरत किसी को देश और काल की सीमा में नहीं बांधती। वो लोग आए रहे, लेकिन उन्होंने हमें जंगलों में क्यों खदेड़ दिया? और हमारे अंदर ही कोई कमी रही होगी कि उन्होंने हमें जंगलों में खदेड़ दिया, आदिवासी वनवासी गिरिजन बना दिया, और उसके बाद हमारे ऊपर सदियों राज करते रहे, और हम आज भी उसी मानसिकता में जी रहे हैं। इतनी जबरदस्त हीन भावना के साथ हम लोग इस दुनिया में रह रहे हैं कि हम कैसे भोजन भी कर सकते हैं। इतनी हीन भावना के साथ तो हमें सांस लेने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए, और हम भोजन भी कर रहे हैं, सो भी रहे हैं, बच्चे भी पैदा कर रहे हैं, शादी ब्याह में भी जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों एक मीटिंग थी आंध्रा भवन में, एपी भवन में। है कोई यहाँ पे एपी भवन वाला? कोई भी नहीं, चले गए। तो मीटिंग थी, वहां पे कोई जाट समुदाय के लोग थे, वो अच्छे थे, कोई एडवोकेट वगैरह थे सुप्रीम कोर्ट के। मेरे से कहने लगे, वहां पे बात हो रही थी, शायद माता सावित्रीबाई फूले जी का जन्मदिन था, अभी की बात है, 1-2 महीने पहले की। तो उसमें वो कहने लगे, बड़ी समानता की बात करते रहे, लेकिन उनकी सोच निकल के आई। मैं सोच बताना चाहती हूँ, और मेरी वहां पे लड़ाई हो गई उनसे। सोच ये थी उनकी कि आपने कभी देखा है अशोका रोड पे होटल पे जो है, कभी इन लोगों की शादियां होते देखी हैं? मेरे से कहने लगे, ऐसी शादियां होती है कि कोई कह नहीं सकता कि ये चमार लोग हैं। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा, आपने गांव में जाकर देखा है किस तरह से लोग रहते हैं? अगर मान लीजिए लाखों करोड़ों लोगों में से 1 या 2 लोग अशोका रोड के होटल में शादी कर लेते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि जो है समाज जो है आगे बढ़ गया? या समाज की आप खुद की सोच देख लीजिए ना, कि एक अगर दलित समाज का व्यक्ति अशोका रोड के होटल में अपनी शादी करता है अपने बच्चे की, तो आप उसको एक नेगेटिव तरीके से पेश कर रहे हैं कि देखो वो तो आगे बढ़ गया और पूरा समाज उनका पीछे पड़ा है। आप ये बताइए, आपने क्या किया? और आपकी यही सोच सिद्ध करती है कि आप आगे बढ़ते हुए किसी समाज को भी खुश नहीं है देख के, और जो पीछे रह गया उसके लिए तो आपने कभी किया ही नहीं। ये सोच है, इस सोच का नमूना है जिसके हम गुलाम हैं, और हमें ये गुलामी तोड़नी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। बहुत देर हो गई मुझे बोलते बोलते। हम तुम्हारे साथ हैं। मैं 2 घंटे क्या 2 दिन क्या 2-4 समय बोल सकती हूँ, लेकिन बोलने से ही मात्र समाधान नहीं निकलेगा। हमें समाधान करना है, अपने देश के लिए हमें योगदान करना है। हमें हमारे महापुरुषों के द्वारा की गई मेहनत, उनके द्वारा किए गए संघर्ष को खत्म नहीं होने देना है। हमें उस संघर्ष को अंजाम देना है। हमें मान्यवर काशीराम साहब की साइकिल पर की गई यात्राओं के बाद बनाए हुए संगठन को इस तरह नेस्तनाबूद नहीं होने देना है। हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के त्याग और संघर्ष और बलिदान का बदला देना है, और वो बदला हम अपने घर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जैसी औलाद पैदा करके ही दे सकते हैं। आज से ये संघर्ष, ये मिशन लेकर जाओ। इस सभा में सिर्फ 2 छोटे बच्चे मौजूद हैं। मैं उन 2 बच्चों को ये संकल्प देना चाहती हूँ कि अपने 2 नहीं 4 बैठे हैं, चारों बच्चों को मैं ये एक संदेश देना चाहती हूँ कि बाबा साहब की जीवनी पढ़ो, बाबा साहब के जीवन संघर्ष से रूबरू हो, मुखातिब हो। जैसे मैंने बहुत छोटी उम्र में बाबा साहब की बड़ी वाली जीवनी पढ़ी थी,
और पढ़ते ही मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। मैं कई रात सो नहीं सकी थी। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे व्यक्तित्व में जलजला आ गया हो कि मैं क्या कर डालूं उनके लिए, कि मैं किस तरह से उनके किए गए संघर्ष और त्याग का बदला पूरा करूं। वो मेरा व्यक्तित्व जो उस दिन बना था, उस व्यक्तित्व का आज प्रचंड रूप आपके सामने खड़ा है। मैं इन बच्चों को भी आज यही संदेश देना चाहती हूँ, अपने व्यक्तित्व में बाबा साहब के व्यक्तित्व को समाहित करो, खुद उनके जीवन संघर्ष को जियो और उसके बाद इस देश को वो दो जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया था। उस योगदान की आज मेरे समाज को बहुत जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ कि आपने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना, और भी आभारी होंगी यदि आप मेरी बातों को अपने जीवन में उतारेंगे।